साथियों, मैं किशन सहाय, आईपीएस, आईजीपी मानवाधिकार, पुलिस मुख्यालय जयपुर, राजस्थान। सारे लोग व्यक्तिगत भी जानना चाहते हैं भी आपका सफर कैसा रहा जीवन का। हालांकि मैं व्यक्तिगत चीजों में इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करता। मेरा ये सोच है कि भाई हर आदमी की अलग अलग परिस्थिति होती है, उसके जीवन का अलग अलग बैकग्राउंड होता है, तो अपन जिससे अपने बैकग्राउंड मिल जाता है उससे तो मोटिवेट हो जाते हैं, कई दूसरे से फिर उतना अपना लगाव कम महसूस करता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों की रुचि है भाई आपका कैसा सफर रहा, तो मैं ऐसे कभी कभी कहा है, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा इसमें बोला नहीं, पर आज मैं आपको बताता हूँ। तो मैं बता देता हूँ, मेरा गांव ऐसे अमरपुर है, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर, राजस्थान में। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बता देता हूँ, मेरा सभी गांवों से उतना ही लगाव है जितना खुद के गांव से, सभी जिलों से उतना ही लगाव है जितना अलवर जिले से, और सभी राज्यों से उतना ही लगाव है जितना राजस्थान से है। और मुझे तो पूरी मानवता से भी खूब लगाव है, तो भारत के साथ साथ मुझे दूसरे देशों के लोगों से भी पूरा लगाव है। तो साथियों, मैं जब छोटा था तो हमारे गांव में तो उस समय स्कूल नहीं हुआ करती, तो पास में गांव था नांगल सुमेर सिंह, उसमें मैं पढ़ने गया। तो पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक मैंने नांगल सुमेर सिंह गांव में पढ़ाई करी थी, और 5वीं तक की स्कूल थी। उस समय वो तत्कालीन सवाई माधोपुर जिले में लगता था, आजकल वो दौसा जिले में आ रहा है। तो पढ़ने में शुरू से ही ठीक था, मतलब 80-85% करीब मेरे नंबर आते थे, और छोटे छोटे बच्चे थे, खेलते भी खूब थे, पढ़ते खूब थे। तो वैसे तो मेरा क्लास में पहला स्थान ही रहता था तभी। और एक चीज और बता दो, मैं 10वीं तक जैसे अपने होते तो बहुत सारे बच्चों की तरह मेरे भी, मतलब जैसे अंग्रेजी में, जैसे छठी के बाद अंग्रेजी आई या गणित भी आई, तो मेरे कभी नंबर कटते नहीं थे, पूरे आते थे। बस टेस्ट वगैरह में पूरे आते, एग्जाम में तो कट भी जाते। तो ऐसे 5वीं तक की क्लास मैंने नांगल सुमेर सिंह गांव में पढ़ाई करी। उसके बाद में छठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की पढ़ाई मैंने खेड़ा मंगल सिंह में करी, जो हमारे ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर भी है। तो क्लास में तो मेरा पहला स्थान था, वहां भी ऐसे 80-85% के करीब मेरे नंबर आते थे। पर मुझे कभी बहुत ज्यादा कंपटीशन भी नहीं महसूस हुआ, क्योंकि मेरे जैसे 80 जो साथ में थे उनके 60-65% आते, मतलब काफी गैप से मेरे साथ मतलब मुझे रहता था। फिर जब हम 8वीं क्लास में पढ़ते थे, उस समय क्या 9वीं क्लास से सब्जेक्ट लेने का समय होता था। तो चूंकि मेरे तो घर वाले पढ़े लिखे नहीं थे, पिताजी किसान थे, बड़े भाई मजदूरी करते, वो पल्लेदारी करते थे, खेती कम थी, और उसमें भी सिंचित भी नहीं थी, कम सिंचित थी, क्योंकि उस समय ट्यूबवेल वगैरह नहीं थे, कुएं होते थे। और फिर मेरे पिताजी के कई भाई थे, तो उनके जमीन का बंटवारा भी हुआ, तो जमीन भी कमी थी। तो जो 8वीं क्लास में हम पढ़ते थे, तब जो दूसरे बच्चे थे, तो उनमें से कई कहते थे यार साइंस कठिन होती है, वो चलना मुश्किल होती है, मैथ साइंस। तो चूंकि मैं थोड़ा चैलेंजिंग चीज मुझे अच्छी लगती, तो मैंने सोचा यार मैं मैथ साइंस लूंगा। फिर जब इसी दौरान फिर ऐसे बात कर रहे थे, एक लड़का बोलता है अगर आर्ट्स लेने से कलेक्टर बनता है, तो मैंने सोचा यार मैं कलेक्टर बनूंगा। ऐसे मैंने जो बच्चे के मन में भावना आती है, वो ऐसे मेरे मन में भावना आई। और फिर 9th क्लास फिर मैंने मैथ साइंस ली थी। उस दौरान ग्रामीण प्रतिभावान छात्रवृत्ति होती थी, तो मैं उसमें बैठा था, वो पंचायत समिति स्तर पर होती, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था। फिर 9वीं-10वीं क्लास मैंने गढ़ी सवाई राम से की थी, वो भी अलवर जिले में ही है, मेरे पास में ही है। और 10वीं मेरे 79% होने थी, और ठीक था। लेकिन हालांकि वहां कुछ ऐसा एक आध सब्जेक्ट में थोड़ा पढ़ाने में थोड़ा टीचर उतने रुचि नहीं लेते, इसलिए थोड़ा कम भी रहा वैसे। फिर 11वीं क्लास मैंने मंडावर से की थी, जो महुआ मंडावर को लोग काफी जानते भी हैं, वहां से मैंने 11वीं क्लास की थी। मेरे 11वीं में 84% थी मैथ साइंस में, क्लास में तो पहला स्थान था, गढ़ी सवेरा में पहला स्थान था। इसके साथ साथ मैं बता दूं, उस समय हमको मेरी तरह से और भी बच्चे थे, लगभग पैदल, मतलब स्कूल में पैदल ही जाया करते। तो जैसे नांगल सुमेर सिंह था, वो तो हमसे 1.5-2 किलोमीटर दूर था, पहली क्लास से 5वीं क्लास तक। फिर खेड़ा मंगल सिंह था, तो 4-5 किलोमीटर दूर था, वहां भी आना जाना पैदल ही होता। फिर गढ़ी सवेराम हमसे 7-8 किलोमीटर दूर था, वहां भी हम पैदल ही जाते थे। और 11वीं में जैसे मंडावर के स्कूल भी वहां से हमारे गांव से 5-6 किलोमीटर दूर थे, तो वहां भी पैदल ही जाते।
तो ऐसे पैदल ही जाया करते। फिर 11वीं क्लास पास कर ली, तब एक दो ने कहा था यार पॉलिटेक्निक वगैरह में ले लो, तो फिर मेरे मन में थोड़ी ज्यादा थी, मैंने और उसको बड़ा काम करना है। तो फिर उस समय पीईटी चालू हुई थी, तो पीईटी में चालू हो चुकी थी, पीईटी पहले दूसरा बैच ही था शायद। अब मेरे को जब पढ़ने की थी तो थोड़ा बहुत पता लगा भाई जयपुर में महाराजा कॉलेज अच्छी है, तो महाराजा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो मेरा था परसेंटेज ठीक ठीक थी, तो महाराजा कॉलेज में एडमिशन हो सकता था, क्योंकि उस समय मेरा राजस्थान बोर्ड में वैसे 35वां स्थान रहा था, मेरिट में नहीं आया था। वैसे 162 सीरियल नंबर था, क्योंकि एक एक मेरिट पे कई कई बच्चे होते हैं, तो वहां से बोर्ड से आया था लेटर, उससे बाद में पता लगा मेरा मतलब वैसे 162वां स्थान था राजस्थान में और 35वां स्थान था। तो फिर जयपुर महाराजा कॉलेज में पढ़ने की मेरी इच्छा थी। मैंने घर वालों से कहा, तो फिर मेरे भाई ने, मेरे बड़ा भाई था, वो बोलता है यार यही किताब सब जगह चलती है, वहां भी वही किताब चलेंगी और राजगढ़ में भी किताब चलती है। तो फिर उन्होंने कहा वहां यहाँ राजगढ़ भी पढ़ ले। तो राजगढ़ की कॉलेज से मैंने फिर फर्स्ट ईयर करी थी। तो राजगढ़ कॉलेज से, हालांकि मेरी इच्छा तो महाराजा कॉलेज की थी, पर घर वालों ने कहा था कोशिश। फिर उसके बाद में फर्स्ट ईयर करने के बाद फिर पीईटी में सिलेक्शन हो गया और एमएनआईटी में जयपुर में मेरा एडमिशन हो गया। और फिर मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई करी थी, 85 में एडमिशन लिया था और 89 में थोड़ा बैच लेट था, इसलिए 90 में पास आउट हुए। उस समय हमने गेट की परीक्षा दी, तो मेरा उसमें भी सिलेक्शन हो गया था। आईआईटी दिल्ली में मेरे को एमटेक में एडमिशन हो गया था और उसमें मैं 2-3 महीने मैंने किया था। फिर थोड़ा घर पर क्या कि मैं पढ़ ही रहा था, फिर मेरे भाई ने कहा यार तेरी नौकरी तो लगती नहीं है और ये पढ़ाई में क्या रखा है, तो नौकरी लगनी चाहिए। तो फिर हालांकि मेरे मन में तो उस समय क्या थी वैसे बताऊं, मेरे मन में तो थी मैं साल भर कोई परीक्षा नहीं दूं, कोई नौकरी नहीं करूंगा, आईएएस की परीक्षा दूंगा और एक बार में मतलब मुझे फाइट करनी थी। पर घर वालों से नहीं कह पाए। इसी दौरान क्या, मैं जब पीईटी में आया था उसी समय मेरी शादी हो गई थी 12th क्लास में। फिर लेकिन मैंने गौना नहीं किया था, गौना फिर बाद में जब बी पूरी हो गई थी उसके बाद में किया था। अब इधर तो चूंकि शादी भी हो गई थी और नौकरी की मेरी इच्छा नहीं थी, पर घर वालों ने कहा भाई नौकरी लगनी चाहिए, तो फिर मैं एमटेक छोड़ के फिर मेरा इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट एंड डेवलपमेंट सेंटर में सिलेक्शन हो गया और मैं जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर बन गया था और एटीडीसी जयपुर में ही मेरी पोस्टिंग हो गई थी। अब मैं उस समय आईईएस भी, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी दिया था, तो उसमें मैंने इलेक्ट्रिकल से दिया था और इलेक्ट्रॉनिक से दिया था। गेट वगैरह की परीक्षा दी थी, तो गेट में भी मैंने बताया था मेरे अच्छे नंबर आ गए थे। फिर इलेक्ट्रिकल तो मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया, आईएएस प्री पास कर ली थी, लेकिन मेंस से पहले फिर सितंबर में मेरे नौकरी ज्वाइन कर ली। तो पहला अटेम्प्ट भी मतलब मैंने ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं दे पाया था, मतलब फ्री बैठ करके। अब फिर बाद में उसमें हो भी गया था, लिखित में हो गया था, इंटरव्यू दिया था। अब मेरे साथ में प्रॉब्लम इंटरव्यू में क्या थी, हिंदी मीडियम, मैं इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दी थी लिखित में, तो इलेक्ट्रिकल और फिजिक्स लिया था, लेकिन उसमें बोलने में अंग्रेजी में दिक्कत आती, लिखने में तो लिख भी लेते। तो इंटरव्यू में फिर कम नंबर आया, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने कई बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था, फिर तक मैं लगातार गया। फिर एक बार मेरा सिलेक्शन भी हुआ था इंडियन पोस्टल सर्विस में, पर मैंने उसमें ज्वाइन नहीं किया और मैंने आईईएस में ज्वाइन नहीं किया, इलेक्ट्रिकल दोनों से हुआ था, उसमें नहीं किया। फिर आरएस की एग्जाम दी थी और फिर इसमें आरपीएस में हो गया था। इसमें तो मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर ही रहा था, तो उसके हिसाब से उस समय थोड़ा पैटर्न अलग था। तो मैंने तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फिजिक्स और अप्लाइड स्टैटिक्स सब्जेक्ट लिए थे, उस समय इस तरह का पैटर्न था। और फिर मेरा उसमें आरपीएस में सिलेक्शन हो गया था। इंडियन पोस्टल सर्विस में मैं फिर गया नहीं था, क्योंकि उस समय ऐसा नियम था, कोई यूपीएससी अगर ज्वाइन कर लेता ग्रुप ए तो फिर वो अगली बार दे नहीं सकता था। तो मुझे चूंकि उसे संतुष्ट नहीं था, मुझे अगली बार देना था, तो मैंने उसको इंडियन पोस्टल सर्विस को भी फिर फॉरगो कर दिया था और बाद में फिर बैठा नहीं और फिर मैं आरपीएस में रहा। फिर इसमें
प्रमोशन हो गया 2013 में, और फिर 2004 की सीनियरिटी मिल गई, और 2021 या 22 में फिर पहले 2018 में तो डीआईजी बन गया था, फिर उसके बाद 21 में आईजी बन गया, और अब आईजी मानव अधिकार के रूप में मेरी पोस्टिंग है। लेकिन मेरा जैसे कहीं भी पोस्टिंग रहा तो मेरा जनता से खूब लगाव रहा, और मेरी ये सोच थी, स्टाफ से मेरा खूब लगाव रहा। मेरी ये सोच है कि भाई जनता और पुलिस एक साथ रहनी चाहिए और बदमाशों के खिलाफ रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सब जनता को बाहर समझ लोगे तो फिर तो पुलिस वाले फिर एक तरह से अल्पमत में रह जाते हैं, और जनता और सामान्य पुलिस, आम जनता और पुलिस एक साथ हो और फिर बदमाशों के खिलाफ हो तो फिर उसमें इतना जोर नहीं आता। प्रमोशन के बाद में मेरे पोस्टिंग एसपी टोंक के रूप में हुई, तो वहां चूंकि चुनाव हुए थे, चुनाव के बाद सरकार बदल गई, तो मैं ज्यादा लंबे समय तक तो नहीं रह पाया। लेकिन मेरा उस समय भी सोच ये था कि भाई एसपी के नाते मेरा ये था कि जो जिले का सबसे बड़ा बदमाश है उसको मेरे को कंट्रोल करना है, क्योंकि एसपी जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, तो सबसे बड़े बदमाश को अगर कंट्रोल कर दिया और वो डरेगा तो पूरे जिले के बदमाशों में फिर डर बैठेगा कि यार ये इतना बड़ा ही डर रहा है, तो फिर दूसरे तो वैसे ही डरेंगे। तो मेरा काम करने का तरीका है, थाने में जैसे मान लो थानेदार से कह दिया जो सबसे बड़ा तेरे इलाके में बदमाश है उसको सबसे पहले उसके डर बिठाना है कानून का। तो ये तरीका था, मुझे जनता से खूब सहयोग मिला। मैं तो उस समय भी मतलब जैसे कोई फोन वगैरह करते, मेरे मोबाइल नंबर भी उपलब्ध थे, मैं किसी को सबके फोन भी उठा लेता, उनके जो भी काम होते तो फोन पे भी कभी मना नहीं करता, चाहे फाइल बदलने काम हो चाहे और किसी काम हो, मुझे लग जाता भाई काम जिनाइन है, तो मैं तो जनता से मेरा कोई गैप नहीं रहता। इवन इफ मैं तो पर्ची सिस्टम भी खत्म कर दिया था। मैंने गेट पे जो हमारे रहते हैं स्टाफ, उससे कह दिया था भाई कोई भी गांव वाला है तो उसको सबसे पहले भेजा करो, क्योंकि फाइलें तो ऑफिस की होती है, तो ऑफिस के बाबू वगैरह होते हैं, उनको तो अपन आगे पीछे बुला सकते हैं, लेकिन जिले में जैसे लोग दूर दराज से आते हैं, वो 2-3 जगह साधन बदलते हैं, बस वगैरह जीप वगैरह बदलते हैं, और वापस भी उसी हिसाब से जाते हैं, तो उनको टाइम भी लग जाता है, उनके हो सकता है एक आध काम और भी हो। तो जब भी कोई पब्लिक मैन आता मैं उसको तुरंत बुला लेता, पर्ची सिस्टम में खत्म कर दिया था। इसलिए मुझे टोंक में एसपी के रूप में जनता से खूब सपोर्ट मिला, और उसके बाद मेरा प्रमोशन मतलब ट्रांसफर जीआरपी अजमेर में हो गया था। वहां भी मैं साल भर रहा, मेरा मतलब वहां भी खूब रहा। मैंने एक तो दोनों जगह मैंने ये भी किया था भाई, रजिस्ट्रेशन के मामले में एफआईआर मैंने कह दिया था थानेदारों को, जो भी कोई आया तो उसकी एफआईआर दर्ज करो, कोई आदमी वैसे नहीं जाना चाहिए। तो टोंक में मेरे टाइम पे 800-900 रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुआ था 5-6 महीने के हिसाब से, और जीआरपी में पहले 1200 का रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो करीब 1600 का हो गया था। तो मतलब एफआईआर को पूरे मतलब दर्ज करने का मेरा था भाई, एफआईआर पूरी दर्ज होनी चाहिए, फिर उसमें एफआईआर लगे चालान हो। हाँ, कोई चालाकी के रूप में एफआईआर कराता है, जैसे किसी के मान लो कोई बीमा हो या किसी उसका, या कोई और मतलब क्लेम उठाना चाहता है, कोई चालाकी रचना चाहता है, मान लो किसी के खिलाफ मुकदमा हो गया, वो क्रॉस मुकदमा करके दूसरे पे दबाव में लाना चाहता है, वहां तो अपन को सख्ती से मतलब अपन को समझना चाहिए कि ये चालाकी से एफआईआर करा रहा है, ये इसमें रियल में इसका रियल कॉज है। तो जो रियल कॉज है उसमें मैंने कह दिया था, और मेरा थानेदारों से मेरे जो सबॉर्डिनेशन में थे, चाहे डिप्टी एसपी थानेदार वगैरह, मैंने उनसे कह रखा था भाई जो जनता के लिए अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है। तो जो जनता जिसकी बड़ाई करेगी, जो मतलब अच्छा मान रही है, वो थानेदार ठीक है, जो मतलब कमजोर मतलब सही नहीं है तो फिर मेरे लिए भी अच्छा नहीं है, जो जनता के लिए अच्छा नहीं है वो मेरे लिए भी अच्छा नहीं है। और मैंने ये भी कर रखा था भाई, थाने से अगर कोई थाने गाड़ी जाएगी तो कम से कम 6 आदमी जाएंगे, 4 सिपाही जिसमें 2 राइफलदारी 2 डंडेदारी, अधिकारी जाएगा तो उसके साथ में रिवॉल्वर पिस्टल होनी चाहिए। तो इसलिए एक मजबूत पुलिसिंग के हिसाब से मैंने काम किया। मैंने उसके दौरान जैसे टोंक में एसपी था तो कोबरा टीम भी बनाई थी, उसमें 25 के करीब सिपाही थे, एक मजबूत एएसआई था उनका प्रभारी था, और उनको सबको AK-47 राइफल दे रखी थी, अलग से ड्रेस थी, उसमें सारे नए लड़के थे, और उनको भी ये था कि जरूरत पड़े तो जब फायरिंग की जरूरत पड़े फायरिंग करने पर बदमाशी मतलब पूरे बंद होनी चाहिए, और उसका काफी इम्पैक्ट भी आया। तो एक तो मेरे टाइम पे कोई जैसे कम्युनल झगड़ा भी नहीं हुआ, कोई सांप्रदायिक झगड़े की नौबत नहीं आई, क्योंकि वो एट ए टाइम तैयार रहते थे। हम जानते हैं पुलिस लाइन से कोई जाब्ता जाता है, कभी कहीं लाइन ऑर्डर क्रिएट हो गया, मतलब कानून व्यवस्था की स्थिति खड़ी हो गई, झगड़ा हो गया, तो फिर जो मतलब उस समय तैयार करते हैं तो पुलिस लाइन में अनाउंस करते हैं, फिर वो तैयार होते हैं, फिर मतलब ढाल जैकेट हेलमेट वगैरह लेते हैं, सामान वामान लेते हैं, तो उसमें टाइम लग जाता था, आधा पौना घंटे में से फिर गाड़ी मतलब स्टाफ वहां से लाइन से निकलता है।
और झगड़ा आधा पौना घंटे में तो फिनिश हो जाता है। तो मैंने क्या, वो कोबरा टीम बना रखी थी, उनके पास बोलेरो गाड़ी थी, तो जैसे ही कोई सूचना आती वो तुरंत ही मतलब पहुंच जाते, मतलब कोई टाइम वेस्ट नहीं करते। बीइंग एसपी मतलब मैंने क्या एक ही गाड़ी रखता था, जैसे कई अधिकारी ज्यादा रखते, मेरे को ऐसी कोई जरूरत नहीं होती थी। एक ही गाड़ी रखता, मुझे पता भी एसपी को कोई मना भी नहीं करे, मान लो मेरी गाड़ी में कोई गड़बड़ भी होते है, खराबी भी आती है, दूसरी गाड़ी ले लो, जिले में एसपी कौन मना करता है। तो मैं तो मुझे उस कोबरा टीम से भी काफी फायदा मिला, क्योंकि सांप्रदायिक में वो तुरंत ही पहुंचते, जैसे मान लो टोंक में मालपुरा है वहां भी पहुंच जाते। और जीआरपी में तो फिर जैसे रात वहाँ थोड़ा अलग तरह काम है, वहाँ तो ट्रेन में ही जैसे अपराध होते हैं और उस तरह की चीजें थी, तो वहाँ भी मैं जैसे मान लो मोबाइल वगैरह चोरी के बहुत सारे केस आते थे, तो मैंने उनको भी क्या सबको सर्विलांस पे लगाता और हर 15 दिन में मतलब चेक करवाता। कोई आदमी नहीं भी कहता, लेकिन मैं तो, क्योंकि एसपी की जिम्मेदारी है भाई अपने जिले में क्राइम को कंट्रोल करना, तो जिनके मैंने सभी एसएचओ कह रखे थे भाई कोई किसी भी चोरी की रिपोर्ट आए सबको दर्ज करना है, मोबाइल की आए तो उसको सबको लेना है, और उसके बाद फिर उनको सर्विलांस पे लगाते, फिर वो चालू हो जाते, तुरंत ही उनको पकड़ लेते और उसमें कार्रवाई भी कर देते। तो इस तरह का मेरा रहा। फिर उसके बाद में फिर मेरी सीआईडीसी में पोस्टिंग हो गई थी एसपी के रूप में। जब सीआईडीसी में आया उस दौरान फिर क्या, मेरे जो विचारधारा मिशन है ये मानवतावादी विश्व समाज की विचारधारा मिशन है, जिसमें अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्ल भेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्य वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना प्रमुख लक्ष्य होता है। ये विचारधारा मिशन आया, फिर उसके बाद चालू किया। हाँ, एक चीज और कहूंगा, जहां भी मेरी पोस्टिंग रही थी मैं प्रयास, मतलब मैं वाल्मीकि जाति की बस्ती में जाता रहा हूँ, और वहाँ चाय पानी या खाना वगैरह मैं खाता रहा हूँ। तो मतलब छुआछूत मिटाने का मेरा शुरू से ही था भाई, ये मानवीय व्यवस्था है, ये मानवीय सोच है, इसको अगर अपन नहीं मिटाएंगे तो कौन मिटाएगा। और जब मान लीजिए मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर अपना जन्म वाल्मीकि जाति में होता और अब मेरे साथ यही छुआछूत का व्यवहार होता तो मैं उसको कैसे सहन करता। तो जिनके साथ भी ये हो रहा है तो हमको मतलब इतनी संवेदनशीलता तो होनी चाहिए कि उनके साथ हो रहा तो गलत हो रहा है, उसको अपन को मिटाने में भूमिका निभानी चाहिए। चूंकि पुलिस में था तो ये इसका फायदा भी मिला, क्योंकि जनता में आईएएस आईपीएस की बात का वजन भी लेते हैं, तो जनता भी काफी इसमें सपोर्ट करती है।